ईरान का और इजराइल का जो मुवाजना है, कंपैरिजन के फौजी लिहाज से क्या है, तो ईरान की आबादी 9 करोड़ के करीब है, जबकि इजराइल की आबादी सिर्फ 90 लाख है। मतलब करोड़ से नीचे रखो, ईरान की 9 करोड़ है। उस लिहाज से ईरान की जो फौज है, रेगुलर जिसे आर्मी कहते हैं, वो 6 लाख के करीब है। 2 लाख रिजर्व है। लेकिन इसमें सबसे जो स्ट्रेंथन, जैसे कहते हैं ना, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। और उसको एज, एक और एज है कि तेहरान की स्टॉक एक्सचेंज होती है। आप तो एक खेल खेलते हैं, मुझे तो पता नहीं, आप इकोनॉमी को भी जानते हैं, कॉमर्स को भी जानते हैं। मैं ना इकोनॉमी को जानता हूँ ना कॉमर्स को जानता हूँ, लेकिन तेहरान की स्टॉक एक्सचेंज में कई कंपनियां जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का शेयर है। वाह। और ये उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हर दुनिया के कई मुल्कों में वो काम हो रहे होते हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि एक फॉर्मल इकोनॉमी होती है, एक पैरेलल इकोनॉमी होती है। तो पैरेलल इकोनॉमी में मेजर चंक जो है ना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का है। क्या बात है। और अगर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कोई बंदा वो सीधा हो जाए ना, फिर आपके लिए संभलना, ठहरना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन सा हो जाएगा। अब वो देखें, उसकी फौज, इसकी फौज, और उसकी फौज कितनी है, 1.5 लाख, 1.25 लाख। ये अलग बात है कि इजराइल की फौज जो है ना, रिजर्व फौज, मुझे समझ नहीं आती, रिजर्व में 4.5, 5.25 लाख कैसे हो गए। रेगुलर फोर्स उनकी 1.5 लाख के करीब है इजराइल की, और इनकी रेगुलर फोर्स 6 लाख के करीब है। अच्छा, रिजर्व में उनके अपने ही, कोई एलाइज के नहीं? अपनी रिजर्व, लेकिन उसका कोई ना कोई होगा। ये कोई उस डिबेट का नहीं मौका है कि उसको डिबेट के। रिजर्व फोर्स इजराइल की ज्यादा कैसे आबादी के तनासब से देखा जाए, बेशक, यानी कि वो ईरान से भी ज्यादा है। ईरान की 2 लाख है, उनकी इजराइल की 4.5, 5.25 लाख रिजर्व है। रेगुलर आर्मी तो 1.5, 2 लाख है। जहाजों में भी एक एज है, बड़ा खौफनाक एज है इजराइल को, कुछ 650 के करीब उनके पास जहाज है। ठीक है। ईरान के पास 550 के करीब है। लेकिन ईरान के पास जो जहाज है उसमें कोई F-14, F-16 या F-35 इस तरह के नहीं है, उनके पास है। So they are more technologically advanced. तो अब इस बात है कि पूरी दुनिया उसके साथ है ना, इजराइल के साथ। ईरान के साथ कौन है? सैंक्शंस हैं बस, सैंक्शंस ही सैंक्शंस। लेकिन ईरान को एक एज है कि ईरान के मिसाइल जो है ना, खुफिया तरीके से रूस इस्तेमाल करता रहा यूक्रेन में। अच्छा, ये भी है। मिसाइल्स की दुनिया में ईरान का जो एज है ना, वो थोड़ा सा खौफजदा कर देता है। इससे मुझे एक और बात याद आती है। अभी व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था, डील होगी उनकी ईरान के साथ, कि वो दे विल बी सप्लाइंग देम विद जेट्स एंड अदर इक्विपमेंट। यार वो कर सकता है, लेकिन पुतिन का भी रूस का भी कोई मसाइल है। वो ईरान, एक बात ध्यान में रखना, अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है ना, कल को रूस के सामने भी खड़ा हो जाएगा। ये भी है। परसों चीन के सामने भी खड़ा हो जाएगा। ईरान इस तरह का मुल्क है, एक बात ध्यान में रखना। वो देखता नहीं है, पूरा इस्लामिक ब्लॉक है, 50 के करीब मुल्क हैं हम सारे। वो जब खड़ा होने पे आता है, क्या उसने किया था सीरिया में, इराक में, लेबनान में, प्रॉक्सी मलेशिया बना दी उसने। उस प्रॉक्सी मलेशिया जिसमें हमास भी आती है, हिजबुल्लाह तो आती है, इस्लामिक जहाद तो आता है। हमास जो है ना, वो सुन्नियों की तादाद ज्यादा है, बट बैक्ड बाय ईरान। अब तुम देखो कि फोर्स है सुन्नी हमास, जिसने हमला किया था इजराइल पे। ये हमास का ही हमला था जो गले पड़ गया। और हमास ने जिस तरह का हमला किया था, हमास की तरह की तंजीमों ने कभी भी इस तरह का हमला पहले नहीं किया था। ये ऐसे लगता था जैसे कोई रेगुलर कोई फोर्स है, बाकायदा कोई फोर्स है जिसे लड़ना, अटैक करना आता है, और इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करना आता है, और इजराइल के खिलाफ। ये हमास जो है, ये सुन्नियों की तंजीम है, बट बैक्ड बाय ईरान। वह तंजीम है जिसको हमास, खुदाई कसम, हमास के सामने आप बात करो कि ये फलाना मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, वो कहेगा ईरान किधर है। यार आप जिसके पीछे खड़े हो, मुश्किल हालात में आप खड़े रहो, आप उसी को याद करोगे ना। बेशक।
छोड़े पड़े अहले तशी हैं कि अहले सुन्नत हैं। अब यहाँ पर ये हो गया, आप उसमें चले जाते हो, जो खित्ते में सिचुएशन बन गई है उसमें अरब ममालिक क्यों पीछे हैं। अब ये अटैक जो हुआ था, जो ईरान ने किया था, कहते 300 ड्रोन मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स, उसमें क्रूज भी थे, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी थे, उसमें ड्रोन्स भी थे। वो सारे इंटरसेप्ट हो गए, ऑलमोस्ट 99%। अब 99% इंटरसेप्ट होना, और जख्मी कौन हुआ? एक बच्ची थी 7 या 8 साल की बच्ची, वो जख्मी हुई है। अच्छा, कोई हुआ है जख्मी? हाँ, एक, यानी कि 300 मिसाइल चले हैं, 300 ड्रोन चले हैं, 300 क्रूज चले हैं, इंटरसेप्ट हुए हैं। इंटरसेप्ट कहाँ हुए? उस एक वक्त में तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये उसकी मदद को आ गए। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, बिल्कुल, सारों ने अपना एक्टिवेट कर दिया, उसको ऑपरेशनल कर दिया। ठा 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 करके इनके मिसाइल गिरे हैं, क्रूज गिरे हैं, ड्रोन गिरे हैं। सो के जॉर्डन जो है, जॉर्डन ने भी इनके क्रूज, ईरान के क्रूज, मिसाइल और ड्रोन गिराए हैं ना करें। और फिर यहाँ तक हुआ नहीं, उनकी कैबिनेट ने कहा यार, अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारी एयर स्पेस को अगर ईरान इस्तेमाल करेगा कि हमारी एयर स्पेस से मिसाइल गुजर रहा है, क्रूज गुजर रहा है या ड्रोन गुजर रहा है, तो हम तो इंटरसेप्ट करेंगे। जॉर्डन को उर्दन कहते हैं ना? हाँ, तो उर्दन ने भी, यस आई रेड इट समवेयर, कि उर्दन ने भी इजराइल की सपोर्ट में आ गए हैं। वो जो सिचुएशन बन जाती है ना, इजराइल से ज्यादा, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो, चाहे बहरीन हो, चाहे ये जॉर्डन हो, ये इस तरह के मुल्क बन चुके हैं जिनका इजराइल से ज्यादा खतरा उनको ईरान से है। यानी कि तुम देखो, मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन मुसलमानों का मसला भी एक होता है कि हम मसलक पे जब जाते हैं, फिरके पे हम जाते हैं, तो हम उस तरह के मुसलमान बनते हैं। बेशक इस तरह के मुसलमान नहीं होते कि चलो ठीक है इसका फिरका हो रहा है लेकिन है तो मुसलमान, हम उस पे नहीं रहते। हम फिर उसको अपने आप को ना शार्पनर नहीं होता, जो नाखून होते हमारे जिस तरह के तेज होते, हम उस तरह के होते अपने अपने फिरके में, अपने अपने मसलक में जाके हम उस तरह के होते। दूसरे फिरके और दूसरे मसलक की गुंजाइश खत्म हो जाती है। यही हुआ यहाँ पर कि वो अब ये वक्त आया हुआ, ईरान पाकिस्तान आ गया। ईरान का कोई कह सकते हो कि ईरान किसी और मुसलमान मुल्क का दौरा करेगा? ईरानी सदर हो गया या ईरानी वजीर आजम हो गया या ईरानी डेलीगेशन हो गया, वेरी अनप्रेडिक्टेबल आई वुड से। इस वक्त तो नहीं है। इंडिया का दौरा कर सकते हैं वो। अच्छा, ईरानी सदर, ईरानी वजीर आजम, ईरानी डेलीगेशन इंडिया का दौरा कर सकती आने वाले वक्तों में। वाई? इंडिया इज रिलायबल। वो अगर इजराइल के साथ खड़ा है, अगर अमेरिका के साथ खड़ा है, तो ईरान के साथ भी खड़ा हो जाता है वो एक ही वक्त में। इंडिया का नहीं हमारा मसला, इंडिया हमसे ज्यादा हकीकी मायनों में, जैसे कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट है यार। लेकिन देयर ओपन सपोर्टर्स ऑफ इजराइल। ओपन सपोर्टर क्या? वो अमेरिका के मुंह पे बात कर देता कि नहीं मानते, चलो जाओ। नरेंद्र मोदी ने कई दफा किया, उन्होंने कहा होश के नाखून लो, हम इंडिया है। वो कह सकते हैं यार, वो कह तो सकते हैं, वो कहते हैं, वो कई जगहों पे स्टैंड लिया। इस वक्त मीडिया का एक हिस्सा कैंपेन चला रहा है अमेरिका के खिलाफ इंडिया का, और इंडिया का वो मीडिया जो कि नरेंद्र मोदी का सपोर्टर है, जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो अमेरिका के खिलाफ कैंपेन चला रहा है कि अमेरिका मामा लगता है यार। हमारे कई मामलों में आता है ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मामा। मामे का वर्ड मैंने अंग्रेजी मीडिया में देखा, कोड अनकोड, मेरी हंसी निकल जाती थी यार। वो कितने इंडिपेंडेंट है खुदा का। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती, हम तो सिर्फ प्राइवेटली करते हैं, जलसे जुलूसों में करते हैं ना। अमेरिका सामने बैठा हुआ अमेरिका बहादुर, सारे जी महाराज मान लेते हैं। दे आर बैक्ड बाय द स्ट्रांग इकोनॉमी। ठीक है, अब वो होता है, वो इंडिया बहुत ऊपर की बात है। तो ईरान जो है अगर विजिट करेगा किसी भी मुल्क का, अगर करेगा तो इंडिया को प्रेफर करेगा। कम अज कम इंडिया में ये तो होगा ना कि इंडिया खड़ा होकर वो बात कर सकता है जो ईरान चाह रहा है। अब पाकिस्तान उतनी बात करता, पाकिस्तान ने अगर बात करनी होगी तो पाकिस्तान पहले कहेगा कि जनाब मैं इस तरह के सतूर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं जी, पैलेस्टीन के साथ जो बड़ी ज्यादती हो रही है और हम देखेंगे ईरान के साथ भी ज्यादती हुई, ये कहेंगे हम लोग, लेकिन उस तरह से नहीं। एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देंगे हम। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स या डिप्लोमेसी जो होती है ना, वो भी बड़ी डिफरेंट होती है। इंडिया भी कर रहा होता है,
ईरान भी कर रहा होता है। हमारी डिप्लोमेसी बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी डिप्लोमेसी हमारे जितने भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है ना, उसमें बता किस तरह की है कि मैंने तुझे पहले एतमाद में ले लिया कि मैं तेरे खिलाफ बात करूंगा, मैंने एतमाद में तुम्हें ले लिया है, उसके बाद में आकर टीवी पे नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें एतमाद में ले लिया है। ये हमारे यहाँ डिप्लोमेसी होती है। हमने अमेरिका को भी बुरा भला कहना होता है ना, तो पहले अमेरिका की आशीर्वाद लेते हैं कि हमने आपको बुरा भला कहना, माइंड ना कीजिए। तो हमारी डिप्लोमेसी को हम मुनाफकत का नाम दे सकते हैं। डिप्लोमेसी मुनाफकत भी कह सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी जिस तरह की होनी चाहिए डिप्लोमेसी होती है जो इंडिपेंडेंट मुल्क होता है, आज़ाद मुल्क होता है। हमारे यहाँ आज़ादी नहीं है। ये जो एक लीडर हमारा अंदर जेल में हुआ ये भी आज़ादी की क्या बात कर रहा है, ये भी पाँव पड़ा हुआ है उनके, चाहे वो अमेरिका हो चाहे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो। हमारे यहाँ ड्रामा होता है, बस आज़ादी का ड्रामा कह दो। हर एक बंदा आज़ादी मांगता तो है ना कहीं तुम्हारे दिल में, कहीं ना कहीं मेरे दिल में आज़ादी ज़रूर होगी, बस वो थोड़ा सा हलाशारी कर देता है, लॉलीपॉप दे देता है, मैं दूंगा। प्रैक्टिकली तो तुम भी गुलाम ही हो। एग्जैक्टली प्रैक्टिकली जो आज़ादी का नारा देता है ना, वो सबसे बड़ा गुलाम होता है। उसने वहां से एश्योरेंस ली होती है कि मैं ऐसी नारेबाजी करूंगा, ये वो करूंगा, तो हो जाएगा। यहाँ का बंदा चाहता है कि शायद आज़ादी हो जाए, शायद हम उस तरह के आज़ाद हो जाए। वो नहीं हो सकते जब तक कि आपके यहाँ, अगर आपके यहाँ आयतुल्लाह खुमैनी की तरह को बंदा आ जाता है। मैं कहता हूँ आयतुल्लाह खुमैनी को चलो साइड पे कर देते हैं। लोग कहते हैं हमारे अहले सुन्नत ज्यादा है, वो अहले तशी है। नरेंद्र मोदी की तरह का बंदा पाकिस्तान में आ जाता है और पाकिस्तान में वजीर आजम बन जाता है, खुदा की कसम कौम ऐसे करके खड़ी हो जाएगी। दुश्मन मुल्क है हमारा, वो हमारे साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं है। वो हमारे बारे में सोच रहा होता है कि जी पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हम सोच रहे होते हैं कि नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना। लेकिन ये मैं तुम्हें कह सकता हूँ, उनके हुक्मरान, इंडिया के हुक्मरान, इंडिया की रियायत के साथ संसीर होते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं होता। हमारे यहाँ ये है ही नहीं कल्चर। अच्छा, ये किस तरह से? ये कल्चर है ही नहीं, कल्चर ही नहीं ना है। कल्चर होता तो फिर बात और थी, रवायात होती, प्रेसिडेंट मौजूद होते। एक थी खानदान, एक खानदान था भुट्टो खानदान, उन्होंने कुर्बानियां दे दी। जैसे गांधी खानदान वहां पे था इंडिया में, उन्होंने कुर्बानियां दे दी। उधर इधर दोनों चीजें तय हो गई कि अब कुर्बानी कोई नहीं देगा। पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, फौजी ताकत आई, मिलिट्री डिक्टेटर आया, पीछे अमेरिका खड़ा था, उनको पता था कि यार जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा रहा हमारे लिए मसाइल खड़े करेगा। तो अमेरिका के आशीर्वाद पे पाकिस्तान की फौजी मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक ने फांसी दे दी उसको। आज भी उसके फांसी का आज भी चलता है केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी कुछ महीने पहले फैसला आया कि जुडिशियल मर्डर था वो, ऐसे ही ठीक है। उसके बाद उसकी बेटी क्या थी, बेनज़ीर भुट्टो, उसकी भी शहादत हुई। तमाम दुनिया की कहते हैं कि एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट होती है, उसका कुछ हिस्सा था। एक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट थी जिसका रफ एलिमेंट था, और फिर जो एक इस्लामिस्ट टेररिस्ट थे, इंतहा पसंद थे, जिसमें तालिबान भी आते थे, अलकायदा भी आते थे, मिलके मारा बेनज़ीर को। पकड़ लो जिसको पकड़ना, आपने पकड़ा ही नहीं जा सकता, लिंक ही मिसिंग है, इन्वेस्टिगेशन में लिंक ही मिसिंग है। और वो इन्वेस्टिगेशन जिसमें लिंक्स मिसिंग हो ना, वो इन्वेस्टिगेशन कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती, कभी भी नहीं पहुंच सकती। उसके बाद फिर जरदारी साहब आए, जरदारी साहब ने ऐसे करके ना अपने पूरे डब्बे को क्या हूं कोई कुर्बानी नहीं देगा, कोई भी नहीं, हूं असी वही करांगे जेडे बाकी कर देने। तो ये यहाँ पर हो गया, हमारे यहाँ कल्चर नहीं रहा, कल्चर नहीं रहा, वहां पे रहा। अब ये ईरान आता है हमारे पास, ईरानी सदर आता है, सब उनको पता है, ईरानी कौम को भी पता है, उनके लोगों को भी पता है हम कैसे हैं। उन्होंने कहा फिर भी ये मुल्क, अब उस मुल्क की बात करो, जब तक जुल्फिकार अली भुट्टो था तो कोइंसिडेंटली ये बड़ा अजीब सा है कि 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी होती है और 1979 में ईरान में इंकलाब आता है। जुल्फिकार अली भुट्टो के रजा शाह पहलवी के साथ बड़े से ताल्लुकात थे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब बलूचिस्तान में जो अपराइजिंग थी उसको डिसमेंटल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए रजा शाह पहलवी ने जहाज दिए थे, हेलीकॉप्टर दिए थे कि कुचल दो इस बगावत को जो बलूचिस्तान से सर उठा रही है तुम्हारे लिए। ठीक है, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इनके।
अब जो है ना, अब ताल्लुकात ये है कि अगर हम इंडिपेंडेंट रह जाते, थोड़े बहुत जो थे हम, अगर हम इंडिपेंडेंट रह जाते तो फिर हम कोई बात कर सकते थे कि ठीक है जनाब, ये हमारा हमसाया मुल्क है, हम इसके साथ खड़े हैं, या ये अपनी जगह पर ठीक है। गो कि ईरान का थोड़ा सा मॉरल ग्राउंड्स पे ना थोड़ी गड़बड़ हुई है। जब ईरान ने अटैक किया ना क्रूज मिसाइल और ड्रोन के साथ, ये बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पे, तो मॉरल ग्राउंड्स पे थोड़ा ईरान की पोजीशन वीक हुई है कि इसको ये नहीं करना चाहिए था। ठीक, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए स्टार साहब, ये बताए ना, टू रैप इट ऑल अप। यार मुझे तो ये है कि आपको भी कॉफी पीनी चाहिए, मुझे भी कॉफी पीनी चाहिए। किसको कह रहे हो कि हमने इनको क्या कहना है कि आपको क्या करना चाहिए? इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए। पता तो है। अगर हमने ही कहना है, अगर हमारे ही कहने पे चल रहा हो तो कल को सारी चीजें फिर हम ही कह रहे हो कि सुबह आपको उठना कितने बजे चाहिए। लेकिन फिर भी व्हाट डू यू थिंक, होना क्या चाहिए? यार हम लोग इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि यार ये क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट होते तो मैं कह सकता हूँ हाँ यार हालात बता रहे हैं कि हम ऐसा फैसला कर सकते हैं, हालात बता रहे हैं कि ये अगर ये हुआ तो फिर ये होगा। सिरे से बात ही यहाँ पे खत्म हो जाती कि हम तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, हम तो आज़ाद है ही नहीं, हम तो आगे बेकारी हैं। हमारे हालात आगे इतने बुरे हुए हैं, कोई पता नहीं किसी वक्त ये इतला आए कि मुलाजमों को तनख्वाह मिलना बंद हो गई, पेट्रोल जो पड़ता था पेट्रोल के पैसे नहीं रहे। मुझे आज शक पड़ा था, मैं कहा यार किसी से पूछूं शरारतन, ये ज़रा शरारतन ले लो कि शहबाज शरीफ जिस गाड़ी पे गया है रिसीव करने के लिए ईरानी सदर को, क्या उस गाड़ी में पेट्रोल सरकार ने डलवाया या किसी जाती दोस्त ने या पंटर जो शहर में फिर रहे होते हैं, मुल्क में फिर रहे, उन्होंने डलवा दिया? ये हालात यहाँ तक जब चले जाएं, उसमें आपने क्या फैसला करना? फैसला तो उस वक्त होता है मेरा हालात ठीक हो, मेरे हालात ठीक नहीं ना तुम मेरी तरफ आ जाओ। खुदाई कसम तुम जाते हुए यही सोचोगे कि अब 2-3 साल बाद मैं सतार खान की तरफ जाऊंगा, इसके तो अपने हालात बहुत पैड़े गए। आपने ये फिर वही कहेंगे, हमें वो दिन देखना नसीब नहीं होगा जब हम कायदे की बात करें। ये नहीं कि भड़के, ये फिर भड़कों में चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी कौम होगी, पाकिस्तानी हुकूमत होगी, पाकिस्तानी रियासत होगी, फिर भड़का मार रही होगी। भड़कों की वजह से हमारा सत्यानाश हो गया। क्या हम वाकई कुछ करेंगे या हम एज ऑलवेज बढ़ के मारते ही रह जाएंगे? दिस वाज इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कीप द पैलेस्टीनियंस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।